दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। तो हमको क्या क्या अधिकार मिला है, हम भी एक भारत के नागरिक हैं और हमें क्या अधिकार मिला है आज हम सब जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले भी मैंने आपको बताया है और आज भी बता रहा हूं, ये कहां से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 अध्याय 3 में है। संविधान के अध्याय 3 कहिए, भाग 3 कहिए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में ये वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स वर्णित है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक एक एक लाइन को याद रखेंगे क्योंकि इसे हर एक कंपैरिजन में प्रश्न आते ही आते हैं। तो संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा भारत का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है, संविधान के भाग 3 को। अब थोड़ा सा और जानेंगे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1979 में हुआ, कब हुआ, 1979 में जब 44वां संविधान संशोधन कब हुआ ये भी पूछा जाता है, एक एक लाइन इसमें का इंपॉर्टेंट है। तो 44वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले 7 गो मौलिक अधिकार में से एक संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस जो 1979 में हुआ था उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अब उस हटा के उसको क्या कर दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। किसके अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300A में है ये कानूनी अधिकार। ठीक है, अब बारी बारी से हम फंडामेंटल राइट्स यानी 6 जो फंडामेंटल राइट्स है, संपत्ति के अधिकार को तो हटा ही दिया गया 7 गो में से। अब बारी बारी से हम इनको जानेंगे, एक है क्या, समानता का अधिकार। समानता, समता, बराबरी, यही ना होता है। समानता का मतलब क्या होता है, बराबरी। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 पूछ देगा। अनुच्छेद 14 से 18 का मतलब क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 है क्या, तो कौन सा अधिकार है उसमें, अनुच्छेद 14 से 18 में, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है, समानता का, समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता। समक्ष समता यानी राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, वो या राजा हो या फकीर हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो मेरे लिए कानून कुछ दूसरा है और आप छोटे हैं तो कानून आपके लिए दूसरा है। कानून के नजर में सब लोग क्या है, बराबर है। आप पर भी वही धारा लागू होगा अगर आप गलती किए हैं, अगर राजा का बेटा है, यानी कानून के नजर में सब लोग क्या है, बराबर है कि नहीं। तो यही है अनुच्छेद 14, चाहे राजा हो या फकीर हो, कानून सब पर बराबर काम करेगा, बराबर लागू होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 15। इसमें जो है धर्म
ये नहीं धर्म के नाम पर आप किसी से भेदभाव करेंगे, तू हिंदू है रे, मैं मुसलमान हूँ रे, तू हई है, ईसाई है, हऊ है, ये भेदभाव मनाही है, हमारा संविधान कहता है। तो सतर्क हो जाइए वैसे लोग जो भेदभाव करते हैं। प्रेम भाईचारा मोहब्बत से रहिए और इसी में मजा है ना। हम कहे तू नीच जाति का है, उच्च जाति का है, ये सब तरीका ठीक ठाक नहीं है। तो धर्म के नाम पर मतलब जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर किसी से नफरत करना, चाहे कोई भी हो, मुसलमान होके हिंदू को कह गए हिंदू है, हिंदू कह रहे तू मुसलमान है, ये सब बेकार की बातें हैं। और हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि ये जो है निषेध है, तो हमें हमारा अपने संविधान को मानना चाहिए। जो संविधान में लिखा है उसी के तहत हमें रहना चाहिए। तो ये धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जानते हैं नस्ल, तो उस सब पर भी भेदभाव करना क्या है, ये गोरा है, काला है, तू उजला है, हम हई है, हम हऊ है, ये सब बेकार की बातें हैं। जाति नहीं, हम उच्च जाति के हैं, हम निम्न जाति के, हम जादव जाति के हैं, हम राजपूत है, ये सब करना बेकार है। और आजकल तो गाना गा गा कर जातिवाद का इतना जहर फैला दिया है सब कि सब सोचिए मत। तो ये सारी चीजें जो है बेकार की बात है, इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। लिंग, अब लिंग समझते हैं, औरत स्त्री जाति का होकर हम इस मर्द हैं तो हम ये कर सकते, तू स्त्री है ये नहीं कर सकती, इस तरह के भेदभाव जो है मनाही है। ठीक है, जेंडर जो लिंग है वो सब, तो जन्म स्थान के आधार पर हम पंजाबी है, हम बिहारी है, तू यहाँ का है, यहाँ का है, ये सब यहाँ निषेध है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब ये लोक नियोजन क्या है? ये सब हो गया पढ़ाई लिखाई से संबंधित, नौकरी से, नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे वो राजा का बेटा हो या एक गरीब का बेटा हो, तो सबको एक ही जैसा ये करना है। ठीक है, फिर भी इसमें अपवाद है, जैसे अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये इसकी बात करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे यहाँ छुआछूत होता था, देह छुआ जाता था किसी का। बताइए कितनी ये मतलब एक सामाजिक कुरीतियां थी समाज में। छुआछूत नहीं, कोई किसी का केरा के पाता में लोग खिलाते थे, पहले छिपा छुआ जाता था। बताइए छिपा लोटा छुआ जा रहा है, कितने लोग उसको झौंस देते थे। ये हमारी समाज की कुरीतियां थी, तो इसको भी कानून बना के अंत कर दिया गया। अगर कोई इस तरह का करता है तो जेल भी जा सकता है। तो छुआछूत नहीं करना चाहिए, हमारा खून जैसा है आपका खून भी वैसा ही है, ये सोचना चाहिए। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ये उपाधि से है मतलब पुरस्कार से है, जिसमें जो है कोई भी भारत का नागरिक किसी अन्य देश से जो है पुरस्कार नहीं ले सकता है। तो ये अनुच्छेद हमारा 18 है, जिसमें इसी के तहत, जो अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत सरकार जो है अपने नागरिकों को भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण नहीं, परम चक्र, परम महावीर चक्र, ये सारे पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 नहीं, तो याद तो कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि आपसे अगर कोई पूछे कि अनुच्छेद 14 का किससे संबंध है, अनुच्छेद 15 का किससे संबंध है, अनुच्छेद 16 का, 17 का, 18 का, ऑप्शन दे देगा, एक सही दे देगा, 4 जो है एक सही दे देगा, 3 क्या देगा, गलत देगा, मैंने 4 ऑप्शन देगा। तो पूछ देगा अनुच्छेद 14 का संबंध है नहीं, इसमें लिख देगा कानून के समक्ष समानता, कि लिंग के आधार पर समानता, कि छुआछूत का अंत, कि उपाधि का अंत। मैंने 14 का किससे संबंध है? तो 14 का संबंध है कानून के समक्ष समता, विधि,
विधि का मतलब क्या होता है? कानून होता है। तो विधि के समक्ष समता, तो आप समझ गए। तो इसके लिए मैंने ट्रिक लगा दिया है। वो ट्रिक है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये तो लिख लेंगे, क्योंकि समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 किससे संबंध है, 15 का किससे संबंध है, 16, 17, 18, ये सब ऐसे लिख के एक लाइन ऐसे लिख लेना है, बिघिन अंजलि नौकरी छुपा दी। बिघिन अंजलि का की नौकरी छुपा दी। तो बिघिन बिया, बिघिन का मतलब समझते हैं, तो नौकरी तो छुपाइए दी। बिघिन अंजलि का करी नौकरी छुपा दी। बिघिन अंजलि नौकरी छुपा दी। आइए 14, 15, 16, 17, 18 आपको लिख लेना है। आप बिघिन अंजलि नौकरी छुपा दी, इसका मतलब होगा कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समानता। कानून की नजर में सब लोग क्या है? बराबर है, एक समान है। यहाँ अनाया क के ध लिख देना है। ये धर्म, धर्म के आधार पर समानता, नस्ल के आधार पर भेदभाव माना है। धर्म के आधार पर भेदभाव क्या है? माना है। जाति के आधार पर क्या है? भेदभाव माना है। और लिंग के आधार पर क्या है? भेदभाव माना है। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। और नौकरी यानी लोक नियोजन के लिए भी समानता, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवाद है कि SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है। सब बातें मैंने बताया है आपको, उसका शॉर्टकट है। और छू से हो जाएगा छुआ छूत, यानी अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध छुआ छूत से है। और पादी, छुपादी यानी उपाधि, या द के का क दिया, धी क दिया, हमें उ जोड़ दिए तो का बन गई? उपाधि। तो उपाधि का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 से। तो सब तो पहले बताया ही हूं। तो ये 100 ट्रिक हो गया। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 लिख लेंगे। और संबंध बिघिन अंजलि नौकरी छुपा दी, बिघिन अंजलि नौकरी छुपा दी, बिघिन अंजलि नौकरी छुपा दी, 14, 15, 16, 17, 18 बिघिन अंजलि नौकरी छुपा दी। बस। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 से 22 नहीं, अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंध है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से, आजादी के अधिकार से। ठीक है, तो चलिए हम 19 का में देखते हैं कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो मन में आया वो बोल दिए, उठपटांग बात बोल दिए, किसी को गाली दे दिए। तो नहीं हुआ कि बोलने की स्वतंत्रता तो आप किसी को गाली ही दे दीजिएगा, नहीं। तो बोलने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन सभ्य भाषा में अच्छी तरह से बोलना है, न कि किसी को गाली दे देना है, मुंह से ही ना हिंसा कर देना है। कपट बोल दिए, आप कहीं गए तो सांप्रदायिक भाषण दे दिया जिससे दंगा फैल जाए, नहीं, कुछ घटनाएं हो जाए, तो ऐसी बात नहीं बोलना है। ठीक है, बोलने की आजादी है, ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन सच बोलिए, मुंह पे बोलिए, लेकिन सच बोलिए। और ऐसा ना हो कि दंगा फसाद हो जाए, अब आकर आप हिंदू मुसलमान की बात लगे बोलने, जिससे माहौल जो है तनाव हो जाए, नहीं, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये मीडिया की स्वतंत्रता, इसकी भी आजादी है, लेकिन मीडिया ऐसा ना दिखाए कि उससे भी काम जो है खराब हो जाए, जो सच है उसको दिखाए। आजकल आलतू फालतू बिना किसी मनाधार के लोग भी क्या दिखाते रहते हैं, समाचार दिखाते रहते हैं, जिससे जो है माहौल खराब हो जाता है। तो जो सही चीज है वो करे। तो ये है हमारा 19 का ए। 19 का बी है शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है आपको। ये भी आपको भारतीय संविधान ने दिया है कि आप सभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, वो भी शांति पूर्वक बिना हथियार के। ना जे अब सभा कर रहे हैं बंदूक लेकर चले गए हैं, तो ऐसी बात
नहीं है तो शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने, बिना हथियार का एकत्रित हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं और सभा करने की आपको आजादी है। ये हमारा संविधान हमको अधिकार दिया है। 19 का सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश जो भारत देश है उसमें कहीं भी आप आसानी से आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर रोक टोक कर रहा है तो समझिए हमारा संविधान का खिलाफत कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19 डी याद रखेंगे। 19 ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। पहले जो था जम्मू कश्मीर में ऐसी नहीं थी, बसने की स्वतंत्रता आपको नहीं थी, लेकिन अब जैसे 370 धारा हटाया गया है आप वहां भी अब बस सकते हैं। तो पहले लोग अपवाद में इसको याद करता था, तो अब अपवाद में याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो 19 ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19 एफ जो संपत्ति का अधिकार, आपको पहले भी बताया कि हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने ही संपत्ति के अधिकार को हटाया। ये पूछ सकता है कि कौन सी पार्टी ने संपत्ति के अधिकार को हटाया, तो ये जनता पार्टी थी उस समय। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है हटा दिया गया। 19 जी है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप व्यापार और जीविका चलाने को आप आजाद हैं, आप जो भी काम करते हैं उसकी आपको आजादी है। और 20 जो है अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए कितनी सजा? एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। जो अपराध किया कौन सा कानून में किया तो उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। और तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब इसका यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आर्थिक उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है भाई। ठीक है, और 21 का क जो है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 21 में क जोड़ा गया। 86वां संशोधन में 2002 में 86वां संशोधन हुआ। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 21 के क में जोड़ा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। बिना फ्री के, किताब भी फ्री में सब कुछ देगा। एक भी पैसा किताब के लिए नहीं लगेगा, नामांकन के लिए नहीं लगेगा, टीसी के लिए नहीं लगेगा, मतलब निःशुल्क 6 से 14 यानी पहला से लेकर 8वां तक। पहला से लेकर 8वां तक राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। एक कब जोड़ा गया 21 के क में? तो जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जो है जोड़ा गया। और एक जानिए एक मूल कर्तव्य, पहले 10 मूल कर्तव्य थे, यही अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो इसी मूल कर्तव्य में भी इसको जोड़ा गया कि राज्य चाहे कोई भी इसको जो घर मतलब कोई परिवार वाला भी आदमी उसको अब शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से
हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा आपको। 24 घंटे के अंदर उसे जो है दंडाधिकारी के पास समक्ष सामने पेश करना होगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की भी आजादी है। ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आपको अधिकार मिला है, आप जाकर न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब हुआ कि किसी भी आप आदमी की खरीद बिक्री नहीं कर सकते, आदमी के कीन बेच नहीं हो सकता है। ठीक है, और बलात् यानी बल से उससे मतलब जोर जबरदस्ती से काम कराना आप नहीं करा सकते। उसका मन होगा तो करे, अब जबरदस्ती नहीं है काम, हमारा काम करबे करो, हमारा काम करबे करो, गोली मार दे, ऐसा नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये भी आई है अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में, चाहे किसी भी फैक्ट्री में, चाहे बाहर ले जाकर, चाहे बर्तन मजवाना, माने किसी तरह का होटल में उससे काम कराना जो है मनाही है, आप नहीं कर सकते हैं। 6 से 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को से आप ये काम नहीं करा सकते हैं। तो यही है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसके लिए भी ट्रिक लिख दिया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इससे आप बच सकते हैं। बालक श्रम से सोचता, बालक श्रम से सोचता मतलब जानिए कि ये बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यहां हो जाएगा, और मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध इससे हो जाएगा, और शोष से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां ता से हो जाएगा 23 और च से हो जाएगा 24, यानी 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला मामला है। और क्या क्या है सो मैंने अभी बता दिया, तो एक लाइन में याद रखेंगे तो ये सारा चीज याद रहेगा। बालक श्रम से सोचता, बालक श्रम से सोचता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। ट्रिक याद रखेंगे, धमाका से पचीठा गिरा, धमाक से क्या धमाका से क्या हुआ? पचीठा गिरा, धार्मिक हो गया। 25 ठा यानी 28, 25 से 28, तो ये हमारा याद हो जाएगा कि 25 से 28 किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 जो है धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, यही इसमें इंपोर्टेंट है, बाकी ये सब इंपोर्टेंट नहीं है। तो कोई भी जो है अपने धर्म को मान सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता अपने धर्म को मानने से, आचरण करने से, चाहे वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। हिंदू अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, मुसलमान भी अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, ईसाई भी अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 25 जो है VBI है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं का जो है स्थापना, पोषण करने, विधि संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का उसके पास अधिकार है। अनुच्छेद 27 जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय
किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 जो है, राज विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश का बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रख सकता है। ठीक है, सुरक्षित रख सकता है, चाहे बचा के रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है कि आपका ये भाषा है, आपकी ये लिपि है, आप हमारे स्कूल में चाहे नहीं पढ़ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 30 जो है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान जो है चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं कर सकती है। यही मतलब हुआ अनुच्छेद 30 का। छठा अधिकार जो हमें मिला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा है। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने किसको संविधान का आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। लेकिन जब ये सवाल में पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन प्रश्न ये बनकर आए कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। ये समझ लीजिए इसमें अंतर। और इसमें है क्या कि जितने हमारे अधिकार दिए गए हैं उसको हम लोग लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हम आवेदन कर सकते हैं। जो हमारे अधिकार दिए, अगर उसका कोई हनन कर रहा है तो हम उसका जो देखभाल करेगा, क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हमारा कोई अगर अधिकार हनन हो रहा है, जो 6 मौलिक अधिकार है, तो ये छठा वाला, इससे पहले 5 जो हम लोग पढ़े, अगर किसी तरह का उसमें ये हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राजनीति निर्देशक तत्व में उस पर न्यायालय का कोई काम नहीं करता है। लेकिन मौलिक अधिकार पर न्यायालय हम जा सकते हैं। कोई हमारा अधिकार का हनन कर रहा है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है।